हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। अन अकेडमी पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 एकदम नज़दीक है और डेफिनेटली आपका जो पूरा का पूरा रिवीजन का जो साइकिल है, आप सारी चीज़ों को समेट रहे होंगे, रैपअप कर रहे होंगे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग जानते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो बड़ा सेगमेंट है, बड़ा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी। तो यहां पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं आपको कोई कैसा भी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। इस मायने में ये जो वीडियो है काफी डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक्स के बारे में। जी हां, आप लोगों ने अगर पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमने इन चीजों को देखा है, इन चीजों को, ट्रेंड्स को हमने समझा है। वैसे तो यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं होता, लेकिन हाँ, एक जो तरीका है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का, कि जो सारी चीजें करंट अफेयर में रहती हैं पूरे साल, उनके स्टैटिक से जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सारी चीजों को हमने पीवाईक्यूज के माध्यम से एनालिसिस किया होगा, आप सबने इन चीजों को देखा होगा। तो इस वीडियो में सिंपल सी बात, टू द पॉइंट, मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक पूरे साल में चर्चा में रहे हैं। और मैं यहां पर स्टैटिक के बारे में बात कर रहा हूं, करंट अफेयर की कोई बात नहीं कर रहा। हां, वो चर्चा में रहे हैं इसलिए हम उनका रेफरेंस ले रहे हैं। सिंपल सी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे स्टैटिक टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, किसी ना किसी वजह से वो चर्चाओं में रहे हैं, वो करंट अफेयर में रहे हैं। तो वो स्टैटिक वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, वो स्टैटिक वाले इंडियन पॉलिटी के ऐसे कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिहाज से। अलग अलग मान लीजिए कोई टॉपिक चर्चा में रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई एक्ट आया, या फिर कुछ ऐसी थीम्स आप लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी चीज को 10 साल हुए, 15 साल, 20 साल, 50 साल। तो ऐसी थीम्स पर जब साल ऐसे पूरे हो रहे होते हैं तो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है ऐसे क्वेश्चंस पूछने का। और आप सब लोगों को पता होगा कि 2024 में जो एथिक्स कमेटी यानी कि आचार समिति वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो न्यूज में थी, इसलिए करंट और स्टैटिक को लिंक करके वहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना था। तो मैं आपको सिंपल सा ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक, हाल तो आपने पढ़ लिए होंगे सारी चीजें, लेकिन अगर नहीं पढ़ी हो तो प्लीज एक बार इन सभी टॉपिक को देख के जाना। मैं आपको सिर्फ टॉपिक के नाम बताने वाला हूं कि ये टॉपिक चर्चा में थे, क्यों चर्चा में थे वो भी मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना आंतरिक आपातकाल, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी कहेंगे। तो ये आपके लिए जरूरी होता है, आप थोड़ा सा समझ के पढ़ के जाएंगे इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी के प्रोविजंस के बारे में, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या उसके इंपैक्ट होते हैं, उन सभी चीजों को भी आपको यहां पर पढ़ना चाहिए। भाई ये न्यूज में क्यों रहा था, तो आइए उसके रीजन को भी हम बात कर लेते हैं। तो 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन। जैसा मैंने कहा, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है कि जब भी किसी चीज को 10, 20, 50, 100, 150, 75 ऐसे साल हो रहे हों, वो वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इमरजेंसी लगी थी उसके यहां पर 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए प्रोबेबली ऐसी संभावना है कि इनके स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, इसका स्टैटिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की जो घोषणा है वो घोषणा करी गई थी। तो 50 साल होने वाले हैं, इसलिए ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आपके लिए पूछा जा सकता है। आइए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी ने अभी हाल फिलहाल में 2024 का जो रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे हमारे टॉपर्स आए। उन सभी टॉपर्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हमने मंजिल 2025 द ग्रैंड इवेंट को हमने सेलिब्रेट किया। और उसी के साथ साथ हमारे आने वाले टॉपर्स यानी कि जो एस्पिरेंट यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको बेहतर गाइडेंस की जरूरत है, उन सब के लिए अन अकेडमी ने इस मंजिल इवेंट के बाद अपने जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर ये ऑफर था, बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद करा, ह्यूज, बहुत ज्यादा जो प्यार है लोगों का इसके ऊपर आया, हमारे जो कोर्सेज हैं इनके ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी ये गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है, ये लिमिटेड ऑफर है। अन अकेडमी के सभी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपके जो कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस को अभी भी 17,999 में आप लोग अवेल कर सकते हैं। इतना काफी नहीं है, 12 महीने तक का जो आपको डिस्काउंट है वो भी आप एक्सटेंशन आप जो है वो 12 महीने तक का ले सकते हैं इसी सारे जो हमारे बैचेस हैं इन बैचेस के साथ में। 80 प्लस जो सिलेक्शंस हैं 2024 के रिजल्ट में, वो आप लोगों को पता होगा। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सभी बैचेस का एक्सेस, मेंस टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्त बैचेस के बारे में। तो हम देखेंगे सबसे पहले बाइलिंगुअल के बैचेस के बारे में बात करें तो 2026 के लिए 6 मई से शुरू हो रहा है मंजिल बैच। 2027 वालों के लिए आगाज बैच है जो कि 7 मई से शुरू हो रहा है। नीव बैच ये फाउंडेशन बैच है 2028 के लिए जो कि 7 मई से शुरू हो रहा है। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको एक कोड यूज करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एंड द कोड इज शुभ50। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। हिंदी के बैचेस की बात करें तो 6 तारीख को शुरू हो रहा है प्रारंभ बैच, ठीक है, ये 26 के लिए है, और 27 के लिए संभव बैच ये 7 तारीख को शुरू हो रहा है। सेम वे जो इंग्लिश का बैच है वो इंग्लिश का बैच भी हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ जो कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं उनके तहत अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हर संडे को, जैसा आप लोग जानते हैं, इसका आयोजन होता है सुबह 9:30 से 11:30 बजे और 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। ये 4 मई को, ये संडे को, यानी कि ये होने वाला है। आपको सभी जो लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टैप करके आप लोग डायरेक्टली सीधे तरीके से जो है इन सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं, मैं अगर प्लस कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं तो आप हमारे रैंकर्स, हमारे जो कुछ टॉपर्स हैं, उनका डेटा आप लोग देख सकते हैं कि कितने वॉच मिनट, कितने वॉच आवर्स उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी, कितने टेस्ट उन लोगों ने यहाँ पर दिए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप लोग भरोसा कर सकते हैं कि वाकई में असली पढ़ाई तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे होती है। तो या तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल पर रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है। और मेरा मेल है सिसोदिया SISODIYA.SHUBHAM तो ये मेल पर। हाल तो ये चर्चा में रहा था, नहीं भी रहा तो भी हमारे पॉलिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोग जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, आप लोग जानते हैं, वैसे भी बहुत सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग है, इजी है। क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व होने लायक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ इस बार भी आपके लिए जरूरी है। चर्चा में क्यों रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जो रिट याचिका थी उसको खारिज करा था, इसलिए ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था ये चर्चा में बना हुआ था। अब आपको इसमें पढ़ना है मूल संविधान में था कि नहीं, 52वें और जो संविधान संशोधन है वो क्यों चर्चा में रहते हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन आए, 1/3 था, 2/3 था, क्या क्या सारी लिमिटेशंस लगाई गई। तो उन सभी चीजों को आपको, जो इसका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन को आपने डेफिनेटली उसको रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करके जाइएगा। एक अगला टॉपिक आता है हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जब टाइप ऑफ इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के जो तरीके के बारे में बात आती है, तब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो चर्चा में इसलिए था कि भारत में अभी ये डिबेट चल रही थी, कई सारे विशेषज्ञों ने अपने इस पॉइंट को रखा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चुनावी प्रणाली, इसके स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा मत बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रकट करा गया था। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और साथ ही साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्या है दोनों, क्या है दोनों में बेसिक डिफरेंस, जरूर पढ़ के जाइएगा। एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पर दिया गया है, तो इस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत जरूरी हैं। एक तुलना करके आप पढ़ सकते हैं, जैसा एक तरीका होता है कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप एस्टिमेटेड कमेटी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप जो उद्यम पर, यानी कि पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स के ऊपर, यानी सार्वजनिक उद्यमों पर समिति होती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कौन से एक्ट के द्वारा गठन हुआ, किस वर्ष में, किस समिति की सिफारिश पर गठन हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। किसमें सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, किसकी अध्यक्षता, कौन से सदन का जो कौन से सदन के जो सदस्य होते हैं उसमें किसके द्वारा अध्यक्षता करी जाती है, अपॉइंटमेंट कितने का होता है, कार्यकाल कितने का होता है, मंत्री हो सकता है कि नहीं हो सकता सदस्य, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति कई बार ये भी पूछ लेता है सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेता है कि भैया राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि कैसे भी वो घुमा के पूछे, सिंपल सी बात है, अपने टॉपिक पर आपको कमांड करनी है। तो इनके पुनर्गठन के लिए लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो पेश किए गए थे, इसलिए सारी चीजें चर्चा में थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कि प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं संयुक्त अभिभाषण को संसद के अंदर, कब कब करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन के बाद करते हैं, पहले सत्र को संबोधित करते हैं, जॉइंट सिटिंग क्या है, किस कंट्री से लिया है, किस अनुच्छेद में है, किन किन कंडीशंस में, किन बिल्स के मामले में इसको कराया जा सकता है, किन बिल में नहीं कराया जा सकता, कौन इसको चेयर करता है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डिटेल से इन सारी चीजों को पढ़ के जाएं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद में संयुक्त बैठक हुई थी, इसलिए सारी चीजें चर्चा में बनी रही थी। ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस अनुसूची में है, कौन दिलवाता है, यानी कि सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो ये जो सारे के सारे टॉपिक थे ये आपके लिए जरूरी थे। जो सांसदों की शपथ के बारे में क्या प्रावधान करे गए हैं, सभी को शपथ दिलाई, कौन दिलवाता है, क्या सारी शपथ ली जाती है, उन सभी चीजों को आप, तीसरी जो अनुसूची है उन सभी चीजों को भी आप साथ के साथ पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा
नागरिकता नियम 2024 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, ये इसलिए में चर्चा में थे भाई क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने नागरिकता नियम 2009 इनमें संशोधन किया था और नागरिकता संशोधन नियम 2024 इनको अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हमारा 2019 है इसको लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपको जो रूल्स हैं वो रूल्स भी थोड़े से जान लें, साथ ही साथ सिटीजनशिप जो हम बात कर रहे हैं CAA, इसके बारे में बात करें, आप इसको भी पढ़ के जाएं। क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितने साल के लिए क्या मामले हैं, क्या नागरिकता के लिए क्या पैमाने हैं, किन कंडीशंस में ली जा सकती है, किन कंडीशंस में दी जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बांग्लादेश वाला जो इशू है वो भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, पाकिस्तान को लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, सारी चीजें। तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो जाती है। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण यानी कि एससीज का सब जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका सब क्लासिफिकेशन, उनके बारे में बात करी जाती है। तो ये जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उन्होंने पंजाब और अन्य यानी कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह, ये जो केस था 2024 में आया था, इसमें यह निर्णय दिया था कि एससी का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 4 इसके तहत स्वीकार्य है। तो इन अनुच्छेदों से लिंक करके इस डिसीजन में जो सारी चीजें बोली गई थी प्लस जो सब क्लासिफिकेशन है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पहुंचा हुआ था। यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, तो सीधी सी बात है सबने आपने पढ़ लिया होगा क्या सारे प्रोविजंस हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा करी थी कि जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करी जाएगी और सारी चीजें यहां पर एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो यूसीसी को आप एक बार देख जाएंगे, एग्जाम के लिए जरूरी है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था कई महीने, हिंदू में, एक्सप्रेस में, आर्टिकल, एडिटोरियल्स, बहुत सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिली थी इससे। तो उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, ये जो अधिनियम है इस अधिनियम को आपको पढ़ना होगा। चीजें चलती रहती हैं, कभी अयोध्या का मामला रहा, कभी संभल का मामला रहा, कभी मथुरा का मामला रहा, बहुत ज्यादा पूरे साल भर चीजें चर्चाओं में बनी रही हैं। इसलिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या बोला गया था, कौन से केस से कहां से सारी चीजों की शुरुआत होती है हिस्टोरिकल रूप से, उन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। बाबरी मस्जिद कैसे जो एक्सेप्शन है वो बना यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने या फिर धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया, क्योंकि आए दिन विवाद इतने ज्यादा देखने को मिल रहे थे कि आए दिन हर तीसरे दिन किसी ना किसी मंदिर मस्जिद के ऊपर विवाद हो रहा था। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो सारी चीजें हैं, संभल वाला मुद्दा भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए ये जो एक्ट है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद व्यक्तित्व अधिकार, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो न्यूज में रहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उन लोगों को उन चीजों को मिस कर देते हैं। पर्सनैलिटी यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनैलिटी है, तो उसके कंटेंट को आप यूज कर रहे हैं, उसकी पहचान को, उसके इमेज को बिना उसकी अनुमति के, तो ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होंगी, यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी राइट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया और बोला कि विविध संस्थाओं जैसे चाहे ई कॉमर्स स्टोर रहा, AI चैटबॉट्स रहे, ये सभी इनको किसी एक एक्टर की, अभिनेता की सहमति के बिना उसका नाम, छवि, आवाज, समरूपता इनका दुरुपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई अगर आपको बीडू की अगर कुछ इस्तेमाल करना है तो आपको उनकी अनुमति लेनी होगी, काइंड ऑफ ऐसी चीजें। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, पुराना मुद्दा है काफी, लेकिन स्टिल आपको पढ़ के जाना है। तो सीधी सी बात है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश करा गया। इसकी समीक्षा एक जो ज्वाइंट कमेटी है उसके द्वारा करी जा रही है, सारी चीजें पाइपलाइन में। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। 2024 में आप सब लोगों ने देखा कि यूपीएससी ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि अब तक डीलिमिटेशन कमीशन को कितनी बार गठित किया गया, वहां पर बस नंबर पूछा कि कितनी बार गठित करा गया है। हो सकता है इस बार स्टेटमेंट डाल के कुछ क्वेश्चन पूछ ले, क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स के द्वारा काफी ज्यादा विरोध करा जा रहा है इसका, सेंसस की बातें चल रही हैं, सेंसस के बाद ये होगा। तो डीलिमिटेशन जो कमीशन है काफी ज्यादा चर्चाओं में बना रहा है, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है। किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ 2024 में केस आया सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर बोला गया कि डीलिमिटेशन कमीशन किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। परिसीमन आयोग यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन कौन अध्यक्षता करेगा, कैसे स्टैब्लिश करा जाएगा, कितने करे गए हैं, वो तो क्वेश्चन आ ही गया। हर तरीके से, हर एंगल से पढ़ के जाना है, बिकॉज इस साल काफी ज्यादा चर्चाओं में यहां पर बना रहा था। ईवीएम और वीवीपैट, इन सभी चीजों को पढ़ के जाना है। बहुत सारी डिमांड आई, बहुत सारी ऐसी प्ली पहुंची जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। ऐसी चीजें पहुंची बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में जिनमें बोला गया कि भाई ईवीएम वीवीपैट को छोड़ो,
पुरानी जो प्रणाली है यानी कि बैलेट पेपर वाली प्रणाली है उसको हम शुरू करते हैं। साथ ही जो वीवीपैट को वेरीफाइड करने की बोला गया कि 100% सभी मतों को जो है वेरीफाई करा जाए, ऐसी प्लीज पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे बहुत सारे मामले थे जिनकी वजह से पूरा मामला चर्चाओं में बना रहा था। तो आप पूरा हिस्ट्री पढ़ें ईवीएम का, सबसे पहले कहां यूज हुआ, कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी पढ़ें इसकी कैसे काम करता है। हालांकि मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, इसी चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, लाइव सेशन में मैंने आपको जो है अभी हाल फिलहाल में ये कराया था। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि जिसको हम एडीआर भी बोल देते हैं, तो इस केस में यहां पर निर्वाचन आयोग और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने वाली मांग की याचिका है उनको खारिज कर दिया। साथ ही इसलिए भी चर्चाओं में था बिकॉज बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसी याचिका जो या फिर ऐसी डिमांड करी जा रही थी कि भाई बैलेट पेपर पर अब इलेक्शन कराए जाएं जो नई प्रणाली, इस नई प्रणाली को छोड़ के। ठीक है, नाउ एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में सोशल मीडिया पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी दलों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको भी किसने अपनाया? केरल ने सबसे पहले अपनाया। क्या होता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या संविधान में वर्णन है, और क्या आपका जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, क्योंकि वो इससे लिंकेज है 1951, क्योंकि उसी में संशोधन करे गए थे, तो उस चीज को भी आपको लिंक करके पढ़ना है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उन सारी चीजों को आपको यहां से कनेक्ट करना होगा। लोकसभा इलेक्शंस, यहां पर हम बात करेंगे इनके बारे में। 2024 के अभी चुनाव हुए थे, तो आप इनको थोड़ा सा कुछ जो डेटा है वो आप देख सकते हैं, नजर मार सकते हैं एक बार। आर्टिकल 329 बी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 329 बी, इसका यूज करा सुप्रीम कोर्ट ने। आयोग ने जो मतदान प्रक्रिया है उसमें न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का जो सहारा है वो लिया था। क्या है ये आर्टिकल, कहां कहां यूज हो सकता है, कहां यूज किया गया, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ के जाइएगा, जरूरी है आपके लिए। ये टर्म, ऐसे टर्म जो बहुत सिंपल से, कई सारे टर्म ऐसे हमारे सामने आएंगे तो जरूरी हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन की प्रोसेस में साइलेंस पीरियड क्या होता है। 48 घंटे से पहले साइलेंस पीरियड शुरू होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या इसके प्रभाव होते हैं, क्या इंपैक्ट होते हैं, उन सभी चीजों को आपको जानना होगा। तो लोकसभा जब इलेक्शंस हुए तो हमें देखने को मिलेगा राज्य में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले जो साइलेंस पीरियड है ये लागू किया जाता है, इसलिए चर्चा में था। डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। होम वोटिंग, पहली बार होम वोटिंग का जो प्रोविजन था इसको शुरू कराया गया। तो क्या होता है होम वोटिंग के बारे में सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 का जो आम चुनाव था, पहली बार होम वोटिंग की सुविधा थी, इसको शुरू करा। आयोग का यह कदम उसके आदर्श वाक्य यानी कि कोई भी मतदाता पीछे ना छोड़े, यानी कि जो लोग जाने लायक नहीं है वो भी वोट दें, तो उसके लिए होम वोटिंग का प्रोविजन सबसे पहले शुरू कराया गया था। यह आपको पढ़ के जाना है। नाउ फॉर्म 17, क्या है ये फॉर्म 17? आइए इसके बारे में देखें, यानी कि देखें, क्या पढ़ना नहीं है, बस आपको बता रहा हूं कि आपको यह भी पढ़ के जाना है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्टीकरण दिया कि जो हमारे निर्वाचन नियम है इनका फॉर्म 17 जो 17C, इसके डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति ये नहीं देते। तो आपको जो फॉर्म 17C है डिटेल से पढ़ के जाना है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसी छुपी हुई चीजों से यहां पर बन सकते हैं। देन हम देखेंगे फिजिकल फेडरलिज्म यानी कि राजकोषीय संघवाद। संघवाद यानी कि शक्तियों का वितरण, और यानी कि राजकोष यानी कि राजकोष के मामले में शक्तियों का वितरण, पैसे का आदान प्रदान, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय संसाधन हैं उनके बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो भैया आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, अगर हो सके तो जो वित्त आयोग है उन सारी चीजों को, जीएसटी काउंसिल है, क्यों पूरा क्षतिपूर्ति पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि सारी चीजों को आप थोड़ा सा गहराई में डिटेल से आप जाके पढ़ के जो है लेके जाएं एग्जामिनेशन में। राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इनकी जो डिमांड है, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य रहे, बिहार जैसे राज्य रहे, उनके द्वारा डिमांड करी जा रही है कि उनको विशेष श्रेणी राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग उठाएगी। अब आपको ये देखना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए कि भाई अगर किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या उसके इंपैक्ट होते हैं, कैसे फंड्स अनुदान उनको ज्यादा मिलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। टॉपिक आपका ये रहा यहाँ पे। 6th शेड्यूल, आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है लद्दाख के मामले में कि जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत मांग रही है इतनी ज्यादा, सोनम वांगचुक जी के द्वारा पूरा क्राउड के साथ में एक जो काफी लंबे समय तक उनके द्वारा जो आंदोलन है वो करा गया। तो आप लोगों को ये भी जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से वहां के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको इसको भी जो है लेके जाना है वहां पर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल हो रहे हैं, 15 साल, 50 साल हो रहे हैं, तो वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो आप लोग जानते हैं कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना 2014 में तेलंगाना का गठन होता है। तो 2 जून 2024 को राज्य के गठन के 10 साल पूरे हुए हैं। सो मेरी यहां पर रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3,
क्या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, विधानमंडल के पास बिल जाता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, कौन सी मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, सब कुछ डिटेल से पढ़ के जाएं लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। काफी डिटेल से यहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो 10 साल पूरे हो रहे हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर डीपीडीपी एक्ट हमारा 2023 का, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ये काफी ज्यादा चर्चाओं में भी बना रहा था। भारत के राष्ट्रपति ने ये जो एक्ट था इसको मंजूरी दे दी है। तो क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं, उन मेजर प्रोविजंस के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड किन नियमों के तहत किया जाता है, किसको अथॉरिटी होती है, क्या इंपैक्ट होते हैं, डिटेल से पढ़ के जाएं इंटरनेट शटडाउन के बारे में। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, एक जो डेटा है वो डेटा आया था सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का। भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन के जो मामले हैं ऐसे दर्ज किए गए थे, जो कि 8 वर्षों में सबसे कम है। तो भैया थोड़ा सा अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आई है तो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, FCRA एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओज के जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको रद्द करा गया, क्योंकि उनके ऊपर कुछ डाउट्स रहते थे या फिर वो कुछ जो सर्टेन कंडीशंस थी उनको फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिस जारी करा और ये कहा कि भाई जो एनजीओ उनके FCRA पंजीकरण के रिन्यूअल को अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है, उनके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है, जो विदेशी अंशदान का उपयोग विकास विरोधी गतिविधियों में या फिर दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शन करने में या फिर धर्मांतरण में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। क्या है FCRA एक्ट, क्या इसके प्रोविजंस हैं, कैसे सारी चीजें रेगुलेट होती हैं, आपको उस पूरे के पूरे मामले को डिटेल से डेप्थ में पढ़ के जाना है। उसके बाद मीडिएशन एक्ट 2023 के बारे में हम बात करेंगे, ये आपको पढ़ना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित जो मध्यस्थता विधेयक 2023 है उसको अपनी मंजूरी दी है। ये विधेयक अब कानून बन गया है। उद्देश्य है भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक यानी कि जो ADR के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं, ये एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। लोक अदालत क्या है, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है, क्वेश्चंस भी बनते हैं अच्छे अच्छे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना, देखो 75 वर्ष पूरे हुए हैं, 75 वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 75वें अपने स्थापना दिवस के अवसर पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत हैं उनका आयोजन किया। तो भाई प्लीज पढ़ के जाना कि उनको चैलेंज, इनके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी हैं कि नहीं, क्या उनको अपील करा जा सकता है, क्या उनको चैलेंज करा जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है, तो उन चीजों को पढ़ के जाना। फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क सहायता, नालसा एक्ट के बारे में प्लीज आपको पढ़ के जाना होगा यहाँ पे। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद जो कैदी हैं उनको निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए जो ये विधिक प्राधिकरण है इनको निर्देश जारी करे हैं। आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको कनेक्ट करना है आपको DPSP से, कौन सा अनुच्छेद उससे रिलेटेड है, क्या प्रोविजंस हैं इसके, कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि जो सीमाएं हैं, जो शर्तें हैं कि कौन इसके अधीन जो फ्री लीगल सर्विसेज हैं, फ्री लीगल एड हैं यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, उन सारी चीजों को आप लोगों को जो है यहाँ पर पढ़ के जाना है। हो सकता है जब आप यूजुअल जो पढ़ते होंगे, सामान्यतः आप लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी नोटबुक वगैरह पढ़ें, कोई भी जो नॉर्मल कंटेंट है वो पढ़ें, तो आपके सामने ये ना आए। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर जरूर पढ़ के जाएं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 375, धारा 63 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन, इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की बात करी गई है। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तो आपको थोड़ा सा दोस्त अच्छे से पढ़ना होगा कि ये जो मैरिटल डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, क्या इसके प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद NHRC काफी चर्चाओं में रहा है। NHRC तो आपको डिटेल से पढ़ना है, कौन से एक्ट के अधीन कौन अध्यक्षता करता है, कौन हो सकते हैं जज, इसकी जो रिटायर्ड जज हैं या फिर जो सेवारत जज हैं, क्या क्या सारी कंडीशन है, कितने पुराने मामलों को ले सकता है, क्या बाध्यकारी हैं, उन सारी चीजों को आपको पढ़ना ही है। लेकिन उसके अलावा आपको गानरी को और पढ़ना है, यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। प्लीज इसके बारे में और पढ़ के जाना, क्यों, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, गानरी के बारे में भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद NCSC, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
तो ध्यान रखिएगा, आप एक साथ में क्लब करके इन सारी चीजों को पढ़ लें। आर्टिकल 338 यानी कि 338, 338 ए, 338 बी, यानी कि एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, सारी चीजों को आप कंपैरिजन करके पढ़ लें, आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। इसलिए चर्चा में, बिकॉज दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि एनसीएससी को सिविल क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सभी हमारे जो आयोग होते हैं इनको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस पूरे मामले को आप डिटेल से पढ़ के जाएं। लॉ कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के जाएं, कैसे एस्टेब्लिशमेंट होता है, कौन अध्यक्षता करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए इसका जो गठन है वो गठन हुआ है। देन नीति आयोग, क्योंकि यहां पर फिर से वही जो थीम मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है नीति आयोग की, तो जो गवर्निंग काउंसिल है, मेंबर्स कौन होते हैं, सारी चीजों को आपको डिटेल से पढ़ के जाना है नीति आयोग के बारे में। उसके बाद यूपीयू, ठीक है, यूपीयू के साथ आपको आईटीयू भी पढ़ के जाना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 150वीं वर्षगांठ इसके द्वारा मनाई गई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे जो क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आईटीयू को भी साथ के साथ पढ़ के जाना। राइट टू इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको यहां पर टाइम वाली जो थीम्स हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि इसलिए चर्चा में 2025 में आरटीआई जो एक्ट है 2005 में आया था, इसको लागू हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्वेश्चन इससे बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। मेंस एग्जामिनेशन में तो चीजें देखेंगे, क्यों फेलियर है, क्या सारी सीमा है, वो अलग चीज है, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके इंपैक्ट, अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियां, इन सब चीजों पर विचार करना जरूरी है। यानी कि ये मेंस का मामला है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको जरूर आप लोग जो है पढ़ के जाएं ना। ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, इसको आप जरूर पढ़ें। हाल ही में गुजरात का जो राजकोट है वहां पर स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो 27 है इसका उद्घाटन करा गया। ये संबंधित तथ्य कि ऐसा पहला केंद्र है, अगर पहला कोई ऐसा सेंटर खुला है तो डेफिनेटली वो जरूरी हो जाता है। ऑब्जेक्ट है कि जो लोकल गवर्नेंस जो निकाय हैं उनको ऑडिट के लिए जो वैश्विक मानक है वो मानक निर्धारित करना, ये इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सभी चीजों के लिए हम लोग जाते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसकी स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए थीम ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारे लिए। तो यहां पर जो SC, SC, SPV है ये इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, तो अच्छे से पढ़ के जाएं इस पूरे स्पेशल जो पर्पस व्हीकल है और जो CSC है इसके बारे में। तो पूरे साल ज्यादातर जो टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए हर एक एंगल से, अगर आपने इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहे, मैं करंट की बात नहीं कर रहा, इनके पीछे का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो रिवाइज जरूर करके जाइएगा, डेफिनेटली हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं इसमें मदद हो आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि इस बार बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। काफी सारी न्यूज़, काफी सारे आर्टिकल्स, हिंदू एक्सप्रेस, एडिटोरियल्स, बहुत सारी चीजों में चर्चाओं में बने रहने की वजह से ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे प्रियम्बल काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, लंबे समय तक द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आए थे, आर्टिकल्स आए थे, एक्सप्रेस में बहुत सारी चीजें निकली थी, और विवाद था प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के अंदर जो समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इनको डालना, इनको बोला गया कि भाई ये जो एक हमारा जो डेमोक्रेटिक पूरा तरीका है या फिर जो संवैधानिक तरीके से इनको इंक्लूड नहीं करा गया था, तो इन पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे। ऐसी प्लीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची थी। तो जो प्रियम्बल है इस बार प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ ये केस था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग जानते हैं 3 शब्दों को ऐड करा गया था, SAD। इन 3 शब्दों को 1976 के माध्यम से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की जो चुनौती देने वाली याचिका थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया था। आगे टॉपिक के बारे में बात करें तो यहां पर प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, यहां पर संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करेंगे। यूजुअली हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तब संपत्ति का अधिकार देखते हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि संपत्ति के अधिकार को जब आप लोग पढ़ें तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन देख लें, कैसे सारी चीजों की शुरुआत होती है और प्रेजेंट में कंडीशन क्या है। संपत्ति का आप अधिकार पढ़ेंगे वो तो अच्छी चीज है, यहां पर पढ़ लेंगे आप, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक जो एक्स्ट्रा चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए इस बार के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए, वो है एमिनेंट डोमेन इसका सिद्धांत।
क्या कहता है एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत? दरअसल एक लीगल एस्पेक्ट है ये, और एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत ये कहता है कि जब गवर्नमेंट को किसी निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए एक्वायर करना है, यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट मान लीजिए कोई रेल बना रही है, कोई पुल बना रही है, कोई सड़क बना रही है, तो जो निजी संपत्तियां हैं, निजी लोगों की जो जमीन है, गवर्नमेंट उनको एक्वायर करती है। एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत यह कहता है कि जब गवर्नमेंट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ऐसी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसको एक्वायर कर सकता है, लेकिन उन लोगों को एक सही पर्याप्त मात्रा में जो कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति है, वो भी दी जानी चाहिए। ऐसा हमारा एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि समाज कल्याण के लिए संपत्ति के अधिकारों के बीच जो संतुलन है ये स्थापित करता है, और यहां पर सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती है, लेकिन संपत्ति के स्वामी को जो उचित मुआवजा है वो देना अनिवार्य है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देख के जाना है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन से नंबर के हैं, क्या कभी जो सीनियोरिटी का जो पूरा प्रावधान रहा है, परंपरा रही है, कब कब इसका ब्रीच हुआ है, क्या पद्धति होती है, रिमूवल कैसे हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्योंकि एक और हमारे महाशय या फिर जो हम कह सकते हैं एक जो हमारे जज साहब हैं, उनके घर में कुछ नोटों की गड्डियां पाई गई थी, जले हुए नोट थे, तो इस वजह से भी उनको हटाने को, उनको इम्पीचमेंट को लेकर काफी सारी चर्चाओं में रही थी, तो इस वजह से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संजीव खन्ना जी को भारत के 51वें सीजीआई के तौर पर उनको शपथ ली गई है। उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति भवन में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको जो है ये शपथ उनके द्वारा जो है यहां पर दिलाई गई थी। इंपीचमेंट ऑफ द जजेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को उनके पद से हटाने से संबंधित एक प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत करा गया, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें चर्चाओं में रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि सारी जो उस वजह से भी चर्चाओं में थी कि पैसा वैसा कुछ ऐसा मिला था उनके घर में, वो सारी चीजें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे क्या मामला है, तो यहां पर देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष का जश्न मनाया, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया हमेशा से इस चीज को ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है दोस्त आपको, जब भी कभी 75, 100, 10, 20, 50, 150 ऐसे कोई वर्ष अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा इतिहास रहा है, यूपीएससी ने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है इसको भी हमने सेलिब्रेट किया, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ऐसी सारी चर्चाएं हुई, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी इस चीज के ऊपर, तो बहुत सारे न्यूज़ आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब हैं, उनको हटाने का जो प्रोसेस है, यानी कि कैसे हटा सकते हैं, कैसे बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, कौन सा वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट का क्या प्रोविजन है, सारी चीजें आप उनके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। तो विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश किया था। संविधान के अनुच्छेद 64 में यह प्रावधान है। तो ये क्या क्या कहता है, इन सभी जो आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इन सभी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक थे, यानी कि स्टैटिक ऑफ करंट अफेयर, जिसे मैं कहता हूं कि ऐसे टॉपिक्स जो कि पूरे वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं, उनका स्टैटिक आपको पढ़ के जाना है।